तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की नदियाँ। और यह टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी में काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से आए दिन किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं भारत की नदियों को। तो हमारा भारत नदियों से भरा, परिपूर्ण और एक समृद्ध देश है और भारत में नदियों का जाल है। तो भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक है हिमालय नदी जो कि हिमालय के क्षेत्रों से निकलती है और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी जो दक्षिण भारत की पहाड़ियों से निकलता है, खास करके दक्षिण भारत। तो भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी। अब चूंकि भारत के दो अलग अलग क्षेत्रों से जब नदियां निकलती है तो इनकी अपनी अपनी विशेषता भी है। अगर हम हिमालय के क्षेत्रों से निकलने वाली नदियों की विशेषता की बात करें तो हिमालय के क्षेत्रों से निकलने वाली सभी नदियां बारहमासी नदियां कहलाती है। बारहमासी क्योंकि इनका जो जल है वो वर्षा के अतिरिक्त हिम के पिघलने से, यानी कि बर्फ़ के पिघलने से छोटी छोटी धाराएं मुख्य धारा का निर्माण करती है। और इस प्रकार हिमालय के क्षेत्रों से निकलने वाली सभी नदियों में वर्ष भर जल देखा जाता है। और हिमालय के क्षेत्रों से निकलने वाली नदियों में सर्वाधिक जल होने के कारण ये बाढ़ का प्रमुख कारण बनती है, युवा नदियाँ कहलाती है और मार्ग बदलने के नाम पर भी जानी जाती है। और मार्ग बदलने वाली नदियों में सबसे प्रसिद्ध है कोसी नदी। तो इतना इसके संबंध में ध्यान रखें। तो ये था हिमालय के क्षेत्रों से निकलने वाली नदियों की विशेषता। अब आइए समझते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता क्या है। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की विशेषता यह है कि इन्हें अस्थायी एवं वृद्ध नदियाँ कहा जाता है। अस्थायी एवं वृद्ध क्योंकि इनका जो जल है वो वर्षा आधारित होता है। अब आइए हम समझते हैं कि हिमालय के क्षेत्रों से निकलने वाली प्रमुख नदियों में कौन कौन सी नदियाँ शामिल होती है। तो इसमें तीन प्रमुख नदियाँ हैं। तीन प्रमुख नदियाँ, पहला है सिंधु नदी। सिंधु नदी, दूसरे में गंगा नदी, तीसरे में ब्रह्मपुत्र नदी। यह है हिमालय के क्षेत्रों से निकलने वाली तीन प्रमुख नदियाँ। आइए पहले समझते हैं सिंधु नदी को। तो जैसा कि आपको पता होगा कि भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और उत्तर में एक विशाल हिमालय पर्वत है। और इस विशाल हिमालय पर्वत के आगे तिब्बत का पठार है जो चीन का आधिकारिक क्षेत्र है। तो वहाँ पर एक मानसरोवर झील है और वहीं से ये तीनों के तीनों प्रमुख नदियाँ थोड़ी आसपास से आगे पीछे से ये निकलती है। तो सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग हिमानी से निकलकर वो भारत में लद्दाख के रास्ते वो पाकिस्तान होते हुए वो अरब सागर में चली जाती है। तो सिंधु नदी चेमायुंगडुंग हिमानी से निकलकर वो भारत होते हुए वो पाकिस्तान के रास्ते अरब सागर में चली जाती है। तो सिंधु नदी की अगर कुल लंबाई पूछा जाए तो वह है 2880 किलोमीटर। सिंधु की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। अगर भारतीय क्षेत्र में इसके प्रवाह की बात करें, इसके प्रवाह क्षेत्र की, तो वह है 1114 किलोमीटर। तो सिंधु नदी भारत से ये 1114 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और फिर ये पाकिस्तान होते हुए ये अरब सागर में चली जाती है। इस सिंधु की भी कुछ सहायक नदियां हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिंधु की सहायक नदियों में सबसे पहले शामिल होता है झेलम नदी, झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी और फिर ब्यास और फिर सतलज। तो सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदियां मिलकर सिंधु नदी तंत्र का निर्माण करती है। यहाँ पर शब्दों पर गौर करें, सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र का निर्माण करती है।
और सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं। तो किसी भी नदी का नदी तंत्र होने के लिए यह आवश्यक है कि एक मुख्य नदी हो और उस मुख्य नदी में अन्य सहायक नदियां आकर मिलती हो, तब हम उस नदी का नदी तंत्र कहेंगे। तो सिंधु और सिंधु की 5 सहायक नदियां मिलकर सिंधु नदी तंत्र का निर्माण करती है। सिंधु की 5 सहायक नदियों में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो इतना इसके संबंध में ध्यान रखें। अब सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध है इसमें सिंधु जल समझौता। तो सिंधु नदी पर एक समझौता किया गया है जिसे सिंधु जल समझौता के नाम से जाना जाता है। सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता, और ये वर्ष 1960 में संपन्न किया गया था। तो सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था और ये नदियों के बंटवारे को लेकर था और इसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। तो इसमें नदियों का जो बंटवारा है वो 3 पश्चिमी और 3 पूर्वी नदियों के बंटवारे को लेकर है। तो 3 पश्चिमी नदियों में सिंधु, झेलम और चेनाब, और 3 पूर्वी नदियों में रावी, ब्यास और सतलज। तो सिंधु, झेलम और चेनाब, सिंधु, झेलम, चेनाब के कुल पानी का 80% इस्तेमाल पाकिस्तान करता है और 20% इस्तेमाल वो भारत करता है। तो यह 3 पश्चिमी नदियाँ। अब आते हैं 3 पूर्वी नदियों की ओर। तो 3 पूर्वी नदियों में रावी, ब्यास और सतलज। रावी, ब्यास और सतलज। 3 पूर्वी नदियों में रावी, ब्यास, सतलज के कुल पानी का 80% इस्तेमाल भारत करेगा और 20% इस्तेमाल वो पाकिस्तान करेगा। तो ये था सिंधु जल समझौता। और सिंधु जल समझौता में 3 पश्चिमी और 3 पूर्वी नदियों का बंटवारा किया गया है जिसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। तो सिंधु, झेलम, चेनाब के कुल पानी का 80% इस्तेमाल पाकिस्तान, 20 भारत करेगा। फिर रावी, ब्यास, सतलज में कुल पानी का 80% इस्तेमाल भारत और फिर 20% इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा। ये था सिंधु जल समझौता। लेकिन वर्तमान दौर में इस समझौते को स्थगित कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए, उसे सबक सिखाने के लिए भारत ने इस समझौते को स्थगित कर दिया है। और आप देख भी सकते हैं कि ये सभी की सभी नदियाँ भारतीय क्षेत्र से निकलकर ये पाकिस्तान को जाती है और फिर ये आपस में मिलकर बंगाल, माफ़ कीजिएगा, अरब सागर में ये जाकर मिल जाती है। तो यह समझौता वर्तमान में स्थगित हो चुका है। लेकिन इस समझौते की प्रमुख शर्तें क्या है और नदियों का जल का बंटवारा किस प्रकार किया गया है, ये जानना बहुत आवश्यक था। तो आप देख सकते हैं सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो नदियों का बंटवारा कुछ इस प्रकार है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और सिंधु की सहायक नदियों पर कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। पहले हम समझते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या होता है। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में किसी एक नदी के जल का उपयोग जब बहुत सारे लक्ष्यों के लिए, उद्देश्यों के लिए पूरा किया जाने लगे तो उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। अब जैसे कि सिंचाई करने के लिए, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए, सूखेग्रस्त क्षेत्रों में जल को पहुंचाने के लिए, विद्युत उत्पादित करने के लिए, मत्स्य पालन करने के लिए, जब एक ही नदी के जल का उपयोग बहुत सारे लक्ष्यों के लिए किया जाने लगे तो उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। और ये सिंधु की सहायक नदियों पर निर्मित भी है और आपने शायद सुना भी हो, जैसे कि तिलबुल परियोजना जो कि झेलम नदी पर है। फिर सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, फिर कोल डैम परियोजना, ये तीनों सतलज नदी पर है। फिर रावी नदी पर भी एक और बांध परियोजना है जिसे कहा जाता है रंजीत सागर बांध परियोजना। तो ये सिंधु की सहायक नदियों पर ही निर्मित की गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं गंगा नदी को। तो गंगा नदी उत्तराखंड के गोमू के निकट गंगोत्री हिमानी से निकलकर वो भारत में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में एक छोटा सा हिस्सा, फिर ये पश्चिम बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश में चली जाती है।
तो उत्तराखंड के गोमुख से निकलकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में एक छोटा सा हिस्सा, फिर ये पश्चिम बंगाल होते हुए फिर ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और गंगा की कुल लंबाई पूछा जाए तो वह है 2525 किलोमीटर। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर। जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। वहाँ पर पद्मा कहा जाता है, बांग्लादेश में इसे पद्मा, और भारत में इस नदी को गंगा कहा जाता है। अब इस गंगा के भी कुछ सहायक नदियाँ हैं जो गंगा के बाईं और गंगा के दाहिनी तरफ से आकर गंगा में मिल जाती है। तो गंगा के बाईं तरफ से और गंगा के दाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ ये गंगा में मिलकर गंगा नदी तंत्र का निर्माण करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो वह है गंगा, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो वह है यमुना, जो कि यमुनोत्री हिमानी से निकलकर उत्तराखंड के पास से ही यमुनोत्री हिमानी से निकलकर यह गंगा के दाहिनी तरफ, यह गंगा के दाहिनी तरफ और गंगा के समानांतर, गंगा के दाहिनी तरफ और गंगा के समानांतर बहते हुए ये इलाहाबाद प्रयागराज में जाकर ये मिल जाती है। इस नदी का नाम है यमुना, और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। इसके अलावा भी गंगा की अन्य सहायक नदियां हैं, और आपने सुना भी होगा जैसे कि घाघरा, गंडक, कोसी। तो ये गंगा की सहायक नदियां हैं, और ये गंगा के बाईं तरफ से, ये गंगा के बाईं तरफ से आकर गंगा में मिल जाती है। तो घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सभी नदियां गंगा के बाईं तरफ से आकर गंगा में मिल जाती है, और यमुना नदी गंगा के दाहिनी तरफ से। और इस प्रकार गंगा और गंगा की सहायक नदियां मिलकर गंगा नदी तंत्र का निर्माण करती है। गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र का निर्माण करती है। हमने पहले ही समझा कि किसी भी नदी का नदी तंत्र होने के लिए यह आवश्यक है कि एक मुख्य नदी हो और उस मुख्य नदी में अन्य सहायक नदी आकर उसमें मिलती हो, तब हम उस नदी का नदी तंत्र कहेंगे। यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी का उत्पत्ति किस दो नदियों के मिलने के बाद होता है। तो गंगा नदी की जो उत्पत्ति है वो दो नदियों के मिलने के बाद होता है, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी ये दो नदियों के मिलने के बाद गंगा की उत्पत्ति होती है। आइए इसे समझते हैं। तो अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी ये दो नदियों के मिलने के बाद गंगा की उत्पत्ति होती है। और अलकनंदा और भागीरथी के मिलन बिंदु को, जहाँ पर ये नदियाँ मिलती है, उसे एक खास नाम से पहचाना जाता है, उसे देवप्रयाग कहा जाता है। देवप्रयाग। तो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद ये जब दोनों नदियाँ आपस में मिलती है तो उस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है, और इसके बाद गंगा की उत्पत्ति होती है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर, और भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा। तो इतना आप गंगा के संबंध में याद रखें। और आगे बढ़ते हैं हम और समझते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास ही निकलती है, और ये नदी पूर्व की दिशा में, और ये नदी पूर्व की दिशा में हिमालय के समानांतर, पूर्व की दिशा में हिमालय के समानांतर निकलते हुए एक नदी आगे बढ़ते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर ये असम होते हुए बांग्लादेश, और फिर ये गंगा में मिल जाती है। इस नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, सांगपो। इस नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से पुकारा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग के नाम से पुकारा जाता है। जब ये नदी असम में प्रवेश करती है तो इस नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है।
और जब ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इस नदी को जमुना कहा जाता है, जमुना, बांग्लादेश में जमुना। और गंगा और जमुना आपस में मिलकर एक नई धारा का निर्माण करती है और उसे कहा जाता है मेघना, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो एक ही नदी है और अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग देशों से गुजरने के कारण इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जब ये नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से जब ये निकलती है तो उसे सांगपो कहा जाता है, और इस सांगपो नदी की जो कुल लंबाई है वह है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग कहा जाता है। जब ये असम में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना, और जमुना और गंगा की सम्मिलित धारा मेघना के रूप में पहचानी जाती है, और फिर ये नदी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में जाने से पहले ये नदी डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा का। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिलकर मुहाने तक डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे एक विशेष नाम से पहचाना जाता है और उसे कहा जाता है सुंदरवन डेल्टा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ आपस में मिलकर एक डेल्टा का निर्माण करती है जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। इस डेल्टा को एक विशेष नाम दिया गया है और इसे कहा जाता है सुंदरवन, सुंदरवन। इसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। सुंदरवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक विशेष प्रकार का मैंग्रोव वन पाया जाता है जिसे सुंदरी कहा जाता है, और इसी सुंदरी के नाम पर इस डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। और यहीं पर रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। तो सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो नदी के द्वारा बनाया जाता है। तो ये खास करके गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलन के बाद ये डेल्टा का निर्माण होता है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है। और इस डेल्टा का एक विशेष नाम है जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा उसे कहा जाता है जब नदियाँ पर्वतीय क्षेत्रों से निकलकर जब ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है और फिर ये मुहाने तक पहुँचते पहुँचते अपने साथ बहा कर लाए गए मिट्टी के गाद, छोटे छोटे कणों को उसे किनारे तक जमा करना शुरू कर देती है, उसे ही डेल्टा कहा जाता है। तो इतना आप गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के संबंध में ध्यान रखें। और आगे हम बढ़ते हैं। इस यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं। तो यमुना की भी कुछ छोटी छोटी सहायक नदियां हैं जो यमुना के दाहिनी तरफ से, यानी कि दक्षिण की दिशा से आकर ये यमुना में मिल जाती है। इन नदियों में शामिल है चंबल, केन और बेतवा। चंबल, केन और बेतवा ये यमुना की सहायक नदियां हैं और ये यमुना में जाकर दाहिनी तरफ से यमुना में मिल जाती है। यहाँ पर एक अरावली पर्वत श्रृंखला है और यहाँ से एक नदी निकलती है, लूनी नदी। लूनी नदी, इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। तो पूछा जाता है कि वो कौन सी नदी है जो अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलकर कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है, तो वह है लूनी नदी। लूनी नदी अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलकर कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। तो ये पूछा जाता है। और आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पर एक छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में अमरकंटक नामक पहाड़ियाँ हैं, अमरकंटक नामक पहाड़ियाँ। यहाँ पर एक अमरकंटक नामक पहाड़ी है और यहाँ से 3 दिशाओं में 3 नदियाँ निकलती है। 3 दिशाओं में 3 नदियाँ। छत्तीसगढ़ अमरकंटक बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ से 3 दिशाओं में 3 नदियाँ निकलती है। उत्तर की दिशा में सोन नदी, ये बिहार में पटना के पास गंगा से मिल जाती है। तो ये गंगा में दाहिनी तरफ से मिलती है। इतना आप इसके संबंध में ख्याल रखें, ये गंगा में दाहिनी तरफ से मिल जाती है। यह है सोन नदी। फिर एक और नदी है, वह है पश्चिम की दिशा में आगे बढ़ते हुए ये अरब सागर में चली जाती है। इस नदी का नाम है नर्मदा। तो नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर मिल जाती है पश्चिम की दिशा में। और एक और नदी है महानदी,
जो खास करके उड़ीसा होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इस नदी का नाम है महानदी। अब यहाँ पर नर्मदा और महानदी के संबंध में कुछ खास बातें। जब ये नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ से निकलकर जब ये मध्य प्रदेश के पास पहुँचती है तो मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास ये ऊंचाई से गिरना शुरू करती है। ऊंचाई से गिरना शुरू करती है, उसे विशेष नामों से पुकारा जाता है। मध्य प्रदेश, जबलपुर। जब नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ से निकलकर मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास पहुंचती है तब यह नदी ऊंचाई से गिरना शुरू होती है, जिसे आप साधारण भाषा में झरना बोल सकते हैं। लेकिन इस स्थिति को जलप्रपात कहा जाता है, जलप्रपात। और इस जलप्रपात के कुछ खास नाम दिए जाते हैं। इसे धुआंधार जलप्रपात या इसे कपिलधारा जलप्रपात कहा जाता है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास ऊंचाई से गिरती है और जलप्रपात का निर्माण करती है। इसका नाम है कपिलधारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। इतना आप नर्मदा नदी के संबंध में ख्याल रखें और ध्यान रखें। और इस महानदी पर भी एक बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना के तहत एक बांध का निर्माण किया गया है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है और अक्सर सुना भी होगा आपने, अक्सर प्रश्नों में पूछा जाता है। वह है हीराकुंड बांध परियोजना। तो महानदी पर एक बांध परियोजना है जिसे हीराकुंड बांध परियोजना कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 दिशाओं में 3 नदियां, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। अब इसके नीचे मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है, ताप्ती नदी, और ये जाकर अरब सागर में मिल जाती है। ताप्ती नदी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इस नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। तो पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में वो 2 नदियाँ कौन सी है जिसके बीच में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं? तो नर्मदा और ताप्ती। और प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियों में कुछ ही नदियाँ हैं जो अरब सागर में जाकर मिलती है, लेकिन अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्वी घाट यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो सिर्फ नर्मदा और ताप्ती ही 2 बड़ी नदियों में शामिल होता है जो अरब सागर में जाकर मिल जाती है। अब इसके आगे आने वाली नदियों को समझते हैं। तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों से, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों से यहाँ पर है महाराष्ट्र के नासिक जिला से, महाराष्ट्र के नासिक जिला से एक नदी निकलती है, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, और ये जा करके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस गोदावरी नदी के संबंध में एक खास प्रश्न पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में वो कौन सी नदी है जो सबसे बड़ी है? तो वह है गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी अपने बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा या इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। तो बड़े आकार और विस्तार होने के कारण गोदावरी नदी को प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में इसे दक्षिण गंगा या इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। और इसी के ठीक नीचे पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों से, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों से महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से एक नदी निकलती है और वह है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। और ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस कृष्णा नदी पर भी बांध परियोजना का निर्माण किया गया है। और इस कृष्णा नदी पर जो बांध परियोजना है उसे इस पर जो बांध का परियोजना है नागार्जुन, हाँ, नागार्जुन बांध परियोजना, नागार्जुन बांध परियोजना। तो इस कृष्णा नदी पर भी एक बांध परियोजना का निर्माण किया गया है जिसे नागार्जुन बांध परियोजना कहा जाता है। और इसके ठीक नीचे पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों में कर्नाटक के कुर्ग जिला से, कर्नाटक के कुर्ग जिला से एक नदी निकलती है और ये नदी कावेरी नदी है। और ये जा कर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।
तो कावेरी नदी के संबंध में पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में वो कौन सी नदी है जो नदी जल विवाद के रूप में प्रसिद्ध है, तो वह है कावेरी नदी। और ये खास करके तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में ये जल विवाद के रूप में पहचानी जाती है। तो तमिलनाडु और कर्नाटक ये दो राज्यों के बीच में नदी जल विवाद के रूप में से देखा जाता है। और कावेरी नदी एक जल प्रपात का निर्माण करता है जिसे शिव समुद्रम जलप्रपात कहा जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात। तो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियों में नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में मिलती है और बाकी अन्य नदियां बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ये था प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, और हमने हिमालय के क्षेत्रों से निकलने वाली नदियों की विशेषता को समझा। फिर हमने गंगा नदी को समझा, ब्रह्मपुत्र नदी, और हमने इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझा। तो हिमालय की नदियों को समझा, फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को समझा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें सारी समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।